हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अति यथार्थवादी चित्रकार सैल्वाडोर डाली और मार्क्स एंसर्ट। सैल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन में हुआ 1904 में और इनकी मृत्यु 1989 में स्पेन में ही हुई। सैल्वाडोर डाली पेंटर, ड्राइंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, राइटिंग, फिल्म मेकर, ज्वेलरी, इन सभी में इनका काफ़ी इंटरेस्ट था। भविष्यवादियों के समय विच्छेद सिद्धांत से वे काफी प्रभावित थे, किंतु इन्होंने भविष्यवादी चित्रण करने के बजाय इसका प्रयोग एक साथ भिन्न काल्पनिक प्रतिमाओं और सपनों को चित्रित करने में किया और सपनों की जो यथार्थ दृश्य की अनुभूति थी उसके साथ इसको चित्रित किया। इन्होंने फ्राइड के अध्ययन से स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना और उसकी अभिव्यक्ति को प्रबलता दी। यानी इन्होंने जो भविष्यवादियों का समय विच्छेद एक साथ जो था उनका कि समय के अंदर काफी सारे समय को वो एक साथ ही चित्रित करना चाहते थे, समय की एक्टिविटीज को, तो इनको उन्होंने भविष्यवादी चित्रों की अपेक्षा इनको उन्होंने अति यथार्थवाद में प्रयोग किया और अपनी कल्पनाएं उसमें मिलाई और एक नई सृष्टि का निर्माण किया। इन्होंने यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद सत्य सृष्टि का डाली ने खून, हत्या व सड़न को चित्रित करके एक भयानक दर्शन कराया। इनके ऐसे चित्रों में जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे इनका चित्र दृष्टि सातत्य है जो असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक है। इस चित्र में लचीली घड़ियां कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी हुई हैं। एक जगह उनके अंदर कीड़े मकोड़े उनको खाते हुए चित्रित किए हैं और एक अजीब मूंछ वाला जानवर उनके पास पड़ा है। तकनीकी कुशलता और माध्यम पर प्रभुत्व के संदर्भ में डाली असाधारण थे। अचूक रेखांकन, आकारों का ठोसपन और आकर्षक रंग संगति की दृष्टि से उनके चित्र बहुत ही सुंदर दिखते थे। ईसा का क्रूसारोहण भी ऐसा ही एक चित्र है। डाली ने मनोविज्ञान का अध्ययन करके निश्चित किया कि सभी कलाकार किसी मानसिक विकृति से पीड़ित रहते हैं और इस विकृति का निर्माण उनके बाह्य भावों में होता है। अंत में यही कलाकार का स्वभावगत गुण बन जाता है, जिसे वह मनोविकृति समालोचन क्रिया यानी पैरानोइक क्रिटिकल एक्टिविटी कहते थे। वे कहते थे कि हर कलाकार कहीं ना कहीं किसी न किसी विकृति से पीड़ित है। तभी आप देखते हैं कि कलाकार का सोचने का, उसको देखने का, उसका रहने का और उसके जो भाव हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं। वो अपने आप में खोया रहता है। तो कोई ना कोई ऐसी विकृति है जो हर एक कलाकार में होती है और वो उसके भावों के द्वारा प्रकट हो जाती है और इसको इन्होंने कहा है पैरानोइक क्रिटिकल एक्टिविटी, मनोविकृति समालोचन क्रिया। अब हम इनके कुछ चित्र हैं जिनको देखते हैं। इनका चित्र था द प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी, लचीली घड़ियां, 1931 में उन्होंने बनाया था। सेल्फ कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स, गैलेटिया ऑफ द स्पेयर, लोस्टर टेलीफोन, यंग वुमन एट ए विंडो, द एलिफेंट्स, द ग्रेट मास्टर बैटर आदि इनके चित्र हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कलाकार अति यथार्थवादी मार्क्स एंसर्ट। इनका जन्म 1891 में जर्मन में हुआ और इनकी मृत्यु 1976 में फ्रांस में पेरिस के अंदर हुई। मार्क्स एंसर्ट ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे पुरानी किताबों से चित्रों को काटकर चित्रों के टुकड़ों को अपने हिसाब से मनमाने ढंग से चिपकाकर एक नया प्रभाव निर्मित करते थे और एक नई आकृति बन जाती थी। मार्क्स एंसर्ट का विश्वास था कि दो प्रत्यक्ष रूप से असंबंधित तत्वों को दोनों से अपरिचित पृष्ठभूमि पर लाने से सबसे काव्यात्मक प्रेरणा की ज्योति प्रज्वलित होती है और यही अति यथार्थवादी चित्र बन जाते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि कोई भी दो चीजें हैं जो हम बनाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल नए वातावरण के अंदर लेकर जाइए, जिससे कि अब आप चाहें कि एक
गांव की स्त्री है और उसको आप पेरिस के अंदर जाके खड़ा कर दे लंबी लंबी बिल्डिंग्स के पीछे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। यानी कि दो बिल्कुल अपरिचित चीज़ों को बिल्कुल अपरिचित माहौल में जब हम चित्रित करते हैं तो एक नई सृष्टि का निर्माण होता है, एक नया इफेक्ट होता है। वही क्या है, अभिव्यंजनावाद कहलाता है। इस विचार से उनको कोलाज पद्धति उनके लिए अनुकूल थी। वे 50-60 वर्ष पुरानी मासिक पत्रिकाओं से विक्टोरियन कास्ट खुदाई आकृतियों को काटते और उनके टुकड़ों को चिपकाकर विचित्र राक्षसी आकृतियों का निर्माण करते, चोंच वाले पशु, जानवर, आकृति के चित्र आदि। मतलब वो जो कोलाज पद्धति उन्होंने विकसित की थी उसमें वो पुरानी से पुरानी मैगजीन्स लाते, उनके पेपर्स भी अजीब से थोड़े से अलग कलर के और विचित्र आकृतियां, उन सबको वो चिपकाते, इकट्ठा करते और आउट पटांग तरीके से अपने हिसाब से उनको बनाते। तो उनके कुछ जो थे अलग ही तरह की सृष्टि दिखती थी। जैसे जानवर है तो अलग तरह की आकृति है जानवर की, हाथी बनाया तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बनाया है, और अगर पक्षी है तो उसकी कुछ चोंच, पशुओं के चोंच लगा दी। तो इस टाइप की उनकी कुछ आकृतियां थी। इसमें यथार्थ का काल्पनिक से समन्वय करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने यथार्थ आकृतियां तो बनाई, जैसे हाथी बनाया, लेकिन उसके अंदर हाथी की शेप जो है कल्पनाओं से कुछ विचित्र तरीके की बना दी। पक्षी तो बनाए, पशु तो बनाए, लेकिन पशुओं के चोंच लगा दी। तो कल्पना और यथार्थ का दोनों का इसमें समन्वय था। इसी तरह लकड़ी के फर्श में दिखाई देने वाली विचित्र आकृतियों से वे प्रेरणा पाकर उन्होंने 1925 में फ्रोतास पद्धति का आविष्कार किया। फ्रोतास टेक्निक होती है एक, उस टेक्निक्स को इन्होंने 1925 के अंदर उसका प्रयोग किया और इस पद्धति से उन्होंने कई चित्र बनाए। बाद में लकड़ी के स्थान पर अन्य पदार्थों का इन्होंने प्रयोग किया। ऐसे पदार्थों की पृष्ठभूमि विशेषता के कारण जो विचित्र आकार कागज पे उतरते, उनसे उसमें काव्यात्मक दृश्य सृजन का रूप मिलता। 1926 में एंसर्ड ने ऐसे चित्र की मालिका बनाई जो निसर्ग का इतिहास नाम से फेमस है। इसी क्रम में उन्होंने काल्पनिक, प्रागैतिहासिक जैसे घने जंगलों, वनस्पति सृष्टि के भी चित्र बनाए, जिनमें पौराणिक मानवों, राक्षसों व देवताओं का इतिहास अस्तित्व प्रतीत होता है। यानी कि उन्होंने वनस्पति में भी जो उन्होंने लैंडस्केप या कुछ बनाया, उसमें भी कुछ ऐसी आकृतियां बना दी जो कि हमें पुराने उसमें ले जाती हैं समय में, और बिल्कुल राक्षस टाइप की कुछ हैं, देवता हैं, सब चीजें बना के उन्होंने कुछ एक नई सृष्टि का, नए लैंडस्केप का निर्माण किया। पेड़ों के तने, घास की पत्तियों को अनोखे आकार में चित्रित करके उनके बीच काल्पनिक जानवरों को चित्रित कर देते थे। ऐसे ही लोहे की पुरानी टूटी फूटी जंग लगी पत्तियों के ढेर को दृश्य रूप के विषय रूप में चुनकर वे निर्मम मनुष्य आधुनिक शहर के रूप में उन्होंने चित्रित किया। 1941 में अमेरिका गए व वहां प्रवाल, लावा, चट्टान आदि भूगर्भीय पदार्थों के शुष्क वनस्पतिहीन प्राकृतिक दृश्यों को उन्होंने चित्रित करके उसमें उन पदार्थों के रंग रूप से मिलती जुलती काल्पनिक प्राणियों, राक्षसों व देवताओं की आकृतियों को अंकित किया। यानी कि उन्होंने जो लैंडस्केप का जो बैकग्राउंड था वो तो रियलिस्टिक लिया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने काल्पनिक मानव, काल्पनिक जानवर, काल्पनिक प्राणी उसके अंदर बनाकर एक अजीब सृष्टि का निर्माण किया। निसर्ग के समरूप काल्पनिक सृष्टि का निर्माण मार्क्स एंसर्ड की कला की निजी विशेषता थी। निसर्ग के समरूप काल्पनिक सृष्टि, यानी उन्होंने बनाए तो चित्र काल्पनिक, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे सच में ऐसा, उनकी इमेजिनेशन ऐसी थी कि भाई ऐसा हुआ होगा। उन्होंने स्कल्पचर्स भी बनाए, पेंटिंग्स भी बनाई। उनके स्कल्पचर में के अंदर है द किंग प्लेइंग विद द क्वीन, ऑफ दिस मैन शैल नो नथिंग। सेकंड उनके जो चित्र हैं और वो चित्र हैं द एलिफेंट, Celebs, Europe after the rain, second, landscape with sun, forest and dove, a friend reunion, the robbing on the bridge, Oedipus Rex। उन्होंने एक बुक भी लिखी, A Week of Kindness। ये उन्होंने 1934 में लिखी और ऐसी 5 बुक्स उन्होंने लिखी इसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो मार्क्स एंसर्ड और सल्वाडोर डाली अति यथार्थवाद का चित्रण किया और उन्होंने मनुष्य को, चित्रकारों को, दर्शकों को एक अजीब सृष्टि का निर्माण करके सोचने पे मजबूर कर दिया कि कलाकार की कल्पनाएं
कहाँ तक जा सकती हैं। थैंक यू।